नमस्कार। इसके पूर्व की कक्षा में जो क्लास चलाई गई तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला को लेकर हम लोगों के बीच में जो अध्ययन चल रहा है उसमें दो क्षेत्रों पर हमने ध्यान दिया, उस पर दृष्टिपात की गई। इसमें उसकी वास्तुकला और उसकी मूर्तिकला को देखा गया। मूर्तिकला के बाद जो हम आगे बढ़ते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग और भी कलाओं से परिचित थे, भीगे थे। उन्हीं में एक कला थी चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जागरूक थे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला का विषय जो रहा है उसका विषय भी धार्मिक और लौकिक रहा। साथ ही साथ चित्रों के चित्रांकन के लिए जो स्थल निर्धारित किए गए उन कलाकारों ने, ताकि उनके चित्रण के विषय, उनके द्वारा चित्रित किए गए चित्र दूर दराज तक जाएं, इसके लिए उन्होंने जो स्थल निर्धारित किया उसमें मोहरे थे, मृदभांड थे। ये दो पक्ष ऐसे थे जिस पर कि चित्रित किए गए चित्र दूर तक उनकी कला को लेके जाया करते थे। इन दो के अलावा भी वहाँ का कलाकार अपने चित्रों को प्रस्तरों पर भी स्थान देने लगा। प्रस्तर पर चित्रांकन किए गए चित्र भी वहाँ से मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनके चित्रों का विषय क्या है। तो चित्रण विषय दो डिवीजन में बांट के देखते हैं। तो चित्रण विषय में धार्मिक और लौकिक दो विषयों पर उनके चित्र आधारित थे। लौकिक विषयों की जहाँ तक चर्चा हम करते हैं तो लौकिक विषयों के चित्रों का अंकन वो तीन परिधि में बांट कर किया करते थे। उन चित्रों के अंतर्गत ज्यामिति चित्रण, वनस्पति चित्रण और पशु पक्षियों का चित्र भी वो बनाते थे। इसको देखने के लिए हम समझ सकते हैं कि इसमें ज्यामिति चित्रण, वनस्पति चित्रण और पशु पक्षियों का चित्रण भी वो किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार जो अपने चित्रों को एक आकार देता था, उनको जब प्रतिस्थापित करता था तो उनमें हम जो देख पाते हैं उसमें ज्यामितीय चित्रों के अंतर्गत किन चीज़ों को, किन दृश्यों का, किन चित्रण विषयों का शिल्पांकन करता था जिनका संबंध गणित से रहा हो। तो ऐसे में समानांतर रेखाएं ज्यामितीय चित्रण के अंतर्गत हम क्या देख पाते हैं कि वहाँ का कलाकार जिन चित्रों को बनाता था उसमें समानांतर रेखाएं, वृत्त, शंकु, त्रिकोण, समानांतर रेखा, वृत्त, शंकु, त्रिकोण आदि का चित्रण वह इन विषयों पर, इन स्थलों पर किया करता था। इसके अंतर्गत
इन चित्रों से हम सिंधु घाटी सभ्यता के गणितीय ज्ञान के विषय से भी परिचित हो लेते हैं, क्योंकि इन ज्यामितीय चित्रों के माध्यम से वह यह भी दर्शा देता था कि वहाँ के लोगों की पकड़ गणित पर भी थी। वनस्पति चित्रों में हम क्या देखते हैं कि वनस्पति चित्रण के अंतर्गत भी कुछ दृश्य वह बना लेता था। वनस्पतियों के चित्रण में जहाँ तक है उसमें पीपल का दृश्य सर्वाधिक रहा है। तो पीपल का चित्रण, पीपल, नीम, ताड़, पीपल, नीम, ताड़, इन वृक्षों को वह एक सधे हुए आकार देते हुए वह मोहरों पर, मृदभांडों पर और प्रस्तरों पर निर्धारित कर देता था। साथ ही इनके अलावा पीपल, नीम, ताड़ के साथ वह विभिन्न प्रकार की पत्तियों, विविध प्रकार की पत्तियों का भी दृश्यांकन करता था। इनके माध्यम से वह अपने चित्रों को आकार दे देता था। तो वहाँ की चित्रकला के विषय में जो शैंधव की चित्रकला है, शैंधव चित्रकला, इस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि धार्मिक दृश्यों के चित्रांकन के साथ साथ लौकिक चित्रों का भी वहाँ का कलाकार चित्रांकन करता था, शिल्पांकन करता था। पशु पक्षियों के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें सींग युक्त बकरा, खरगोश, गिलहरी, सींग युक्त बकरा, खरगोश, गिलहरी जैसे पशुओं का चित्रण वहाँ का कलाकार अपने विविध प्रकार के स्थलों पर करता था। इनके साथ ही साथ हमको हिरण के दृश्य भी वहाँ की चित्रकला के अंतर्गत दिखाई देते हैं। हिरण, इन पशुओं के साथ वहाँ का शिल्पकार, वहाँ का चित्रकार पक्षियों को भी अपने चित्रण में विषय वस्तु के रूप में इस्तेमाल करता था। उन पक्षियों में हम क्या देखते हैं कि पक्षियों में बत्तख एक विशेष प्रकार से वहाँ चित्रित किया जाता था। साथ ही वहाँ हमको मोर के चित्र और कौवा आदि पक्षियों के चित्र भी मिलते हैं। मोर, कौवा आदि ये उनके चित्रण के विषय थे। ज्यामितीय चित्रण के अंतर्गत वो समानांतर रेखा, वृत्त, शंकु, त्रिकोण आदि का चित्रांकन वहाँ के मृदभांडों पर, मिट्टी के पात्रों पर, बर्तनों पर वह बनाता था। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर इन दृश्यों का अंकन वह वहाँ की मोहरों पर भी करता था। मोहरों के साथ ही साथ वह प्रस्तर के शिलाखंडों पर भी इन गणितीय रेखा चित्रों का वह चित्रांकन किया करता था। वनस्पति चित्रण के अंतर्गत हम देखते हैं कि पीपल, नीम, ताड़ और विभिन्न प्रकार की पत्तियों के चित्र वहाँ बनाए जाते थे। इन पत्तियों का दृश्यांकन, चित्रांकन तो होता ही था, कभी कभी इनकी कढ़ाई के भी अवशेष हमको साक्ष्य हमको मिलते हैं। जैसे कि हड़प्पा से एक धड़ प्रतिमा मिलती है, योगी की धड़ प्रतिमा मिलती है और उस पर उसने एक साल ओढ़ रखा है और उस साल पर भी हमको पत्तियों के दृश्यों की कढ़ाई के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि वनस्पति के प्रति भी उनका रुझान बेहद सकारात्मक था और इसीलिए वो इनका दृश्यांकन के साथ उनका शिल्पांकन और चित्रांकन भी किया करते थे। पशु पक्षियों के चित्रण में हम देखते हैं कि पशुओं में वो सींग युक्त बकरा, खरगोश, गिलहरी, हिरण आदि के चित्रों का को बनाते थे। साथ ही साथ पक्षियों में बत्तख, मोर, कौवा आदि कई प्रकार के चित्रों के माध्यम से वो अपनी चित्रकला को व्यक्त करते थे। साथ ही हम जब उनकी मृण मूर्तियों में देखते हैं, उनके द्वारा निर्मित की गई मूर्ति कला में जब हम मृण मूर्तियों पर जाते हैं, उनकी मृण मूर्तियों में हमको पक्षियों में गौरैया की मूर्तियाँ सर्वाधिक मिलती हैं।
तो गौरैया से भी उनके परिचित होने का यह साक्ष्य मिल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनके चित्रण का जो विषय रहा है, चित्रकला में उनके चित्रण के विषय को देखते हैं तो धार्मिक विषय के साथ साथ लौकिक विषयों की चित्रांकन भी सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार करता था। इसके साथ हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके चित्रण के विषय के साथ साथ इन चित्रण किए गए चित्रों का स्थल क्या था, जहाँ पर कि वो इनका निर्धारण करते थे। तो चित्रण स्थल क्या थे, इसको भी हमें जान लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार इन चित्रों को जिनको वह बनाता था किन स्थलों पर उनको स्थान देता था। तो चित्रण स्थल क्या थे? चित्रण स्थल की जब चर्चा होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला की जो विधा प्रदर्शित हो रही है वो चित्र बनाए कहाँ जाते थे। तो इन चित्रों को हम देखते हैं कि ये चित्र मुहरों पर, मृगभांडों पर और प्रस्तर पर भी इन चित्रों को बनाया जाता था। मुहरों की जहाँ तक बात आती है तो हम ये देखते हैं कि मुहरों पर किन चित्रों को बनाया जाता था। तो मुहरों पर सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य हमको सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य मुहरों पर ही मिलते हैं, मुहरों पर अंकित है। ये प्रथम विशेषता आप जान लीजिए कि मुहरों चित्रण के लिए मुहरों का इस्तेमाल कहाँ तक होता था। तो सर्वाधिक चित्र सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक चित्रों का जो स्थल रहा है वो मुहर ही रहे हैं। सर्वाधिक चित्र जो चित्रण किए गए हैं मुहरों पर, उनमें सर्वाधिक चित्र जो है वो पीपल, फिर उसके बाद में दूसरे क्रम में, पहले क्रम में जो सर्वाधिक चित्रों को बनाया गया उसमें सबसे पहला या सबसे ज़्यादा चित्र जो बनाए गए हैं वो पीपल के बनाए गए हैं। फिर एक श्रेणी पशु का बनाया गया, फिर एक श्रेणी पशु का, फिर ऊबड़ वाले शाण का चित्र बनाया गया है, चित्रांकन किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी मुहरों पर सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरी बात, इन मुहरों पर सर्वाधिक चित्र पीपल, फिर इसके बाद एक श्रृंगी पशु का और फिर ऊबड़ वाले शाण का चित्र बनाया गया है। इन पर तमाम तरीके से प्रश्न कई वर्षों में पूछे गए हैं, जिनमें इनके क्रम को बताने का पूछने का प्रयास किया गया है। इन चित्रों के साथ ही जब कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता का चित्रकार मोहरों पर जब एक से अधिक पशुओं का चित्र बनाता था तो उसके लिए वह बेहद सतर्क रहता था। तो एक से अधिक पशु चित्र निर्माण में अतिरिक्त सावधानी बरती जाती थी, सावधानी बरतनी पड़ती थी।
तो ये उनके मोहरों पर किए गए चित्रों को लेकर ये मूल विषय बातें हैं, जिनमें सर्वाधिक चित्रकला के साक्ष्य मोहरों पर अंकित हैं। इन चित्रों में सर्वाधिक चित्र पीपल के हैं, फिर पीपल से कम एक श्रृंगी पशु के चित्र हैं, और एक श्रृंगी पशु के बाद जो क्रम आता है वो कुंवर वाले सांडों के चित्रों का आता है। और एक मूल विशेषता और यह है कि इन चित्रों को बनाते समय जब कलाकार एक से अधिक पशुओं के चित्रों का अंकन कर रहा होता है तो उसके लिए वह विशेष सावधानी बरतता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहरों पर चित्रों के जो साक्ष्य हैं वो कुछ विशेषताओं को लिए हुए हैं। जहाँ तक मृदभांडों की बात आती है तो मृदभांडों के संदर्भ में हम देखते हैं कि मृदभांडों पर जिन चित्रों का अंकन किया गया है उनमें वही पूर्व की बातें हैं, जैसे ज्यामिति चित्रण, वनस्पति चित्रण, और फिर वनस्पति चित्रण और पशु पक्षी चित्रण। यही प्रकार मृदभांडों पर बनाए गए हैं। जहाँ तक प्रस्तर पर बनाए गए चित्रों का सवाल है या विषय है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इन्हीं चित्रों का अंकन किया गया है। इनका अंकन किया गया है तो इन्हीं चित्रों का अंकन किया गया है, अर्थात ज्यामिति चित्रण, वनस्पति चित्रण और पशु पक्षी चित्रण। इस प्रकार सैंधव की चित्रकला अपने आप में एक महत्वपूर्ण कला के रूप में अपना महत्व निर्धारित करती है। साथ ही हमारे लिए एक बात यह भी जान लेना आवश्यक है कि सैंधव की मोहरों पर ही सर्वाधिक सैंधव लिपि का अंकन किया गया है। इन्हीं मोहरों पर ही सर्वाधिक सैंधव लिपि की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस बात को भी हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते रहना होगा कि सैंधव लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ पाए जाते हैं। तो सैंधव लिपि के सर्वाधिक साक्ष्य मोहरों पर ही पाए जाते हैं। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सैंधव की चित्रकला अपने आप में एक बेजोड़ चित्रकला थी, जो आज के लगभग 5000 वर्ष पहले एक उत्कृष्ट चित्र संरचना और अर्थात चित्र निर्माण की संकल्पना हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार इस पक्ष से भी हम पूर्ण होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सैंधव चित्रकला के पूर्ण होने के बाद उसकी एक अगली कला, और वह कला है मृदभांड कला। मृदभांड क्या होता है यह आपको जानना होगा, क्योंकि मृदभांड शब्द से ही उसके अर्थ का बोध हो जाता है। अर्थात भांड का अर्थ बर्तन होता है और मृद का अर्थ मिट्टी होता है। तो इस प्रकार मृदभांड कला को भी जानना होगा। तो मृदभांड कला अर्थात मिट्टी के बर्तनों की कला, तो यह जान लेना आवश्यक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार जो कई क्षेत्रों में की कला के दायरे में अग्रणी जा रहा था, उन्हीं में एक क्षेत्र था उसका मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला। मिट्टी के बर्तनों के निर्माण की कला में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि
किसी भी सभ्यता के काल के निर्धारण में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्त करता है। मृदभांड एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में माना जाता है और इस पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम इसलिए देखते हैं कि सबसे पहले प्राचीनतम मृदभांड के रूप में हम जो पाते हैं उसको कहा जाता है बिया, उसको कहते हैं काले लाल मृदभांड। काले लाल मृदभांड ही सबसे प्राचीनतम मृदभांड है जो शुरू होता है कहाँ से, तो उसको हम देखते हैं कि वह शुरू होता है नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल से जिस मृदभांड परंपरा का श्री गणेश हुआ उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि जब नवपाषाण काल में मानव अस्थायी जीवन लेता है और अस्थायी जीवन के साथ साथ उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है एग्रीकल्चर का, तो जब कृषि वह करने लगता है और उस कृषि से उत्पादित वस्तु में उत्पादित अन्न के संरक्षण के लिए उसको आवश्यकता महसूस हुई ऐसे वस्तुओं की जिनमें वह अपने अन्न को संरक्षित कर सके, सुरक्षित तौर पर रख सके। मूलतः इसका जन्म हमको नवपाषाण काल से ही दिखाई देता है। नवपाषाण काल का मानव जिन मृदभांडों के साथ अपने को नियोजित कर रहा था वह परंपरा आगे बढ़ते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के काल में भी हमारे साथ आती है और दिखाई देती है। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में मृदभांड परंपरा को जो हम देखते हैं तो वहाँ पर जो पात्र परंपरा हमें मिलती है तो मृदभांड परंपरा वहाँ की दो प्रकार की रही है। मृदभांड पात्र परंपरा। मृदभांड पात्र परंपरा को सिंधु घाटी सभ्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाता है तो इसमें दो प्रकार इसका डिवीजन दो हिस्सों में कर लेते हैं और दो हिस्सों में जो इसका डिवीजन किया जाता है उनको जो नाम दिए जाते हैं उनमें पहला नाम दिया जाता है सादे मृदभांड, जो सादे हैं, सादे मृदभांड। और दूसरे जो टाइप्स ऑफ जो सेकंड है दूसरे हैं लाल तथा काली रेखाओं से अलंकृत मृदभांड। लाल तथा काली रेखाओं से अलंकृत मृदभांड। मृदभांड कला के अंतर्गत दो प्रकार के मृदभांडों के साक्ष्य में इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। उसमें पहला प्रकार जो है वो सादे मृदभांड है और सादे मृदभांड जो है यह परंपरा चित्रित मृदभांड परंपरा की पूर्ववर्ती मानी जाती है। यह परंपरा चित्रित मृदभांड परंपरा की पूर्ववर्ती मानी जाती है। चित्रित मृदभांड क्या होते हैं इसको तो आगे चल के बताया जाएगा कि मानी जाती है सैंधव क्षेत्र से इनकी और इसी प्रकार के जो मृदभांड हैं उनके विषय में कहा जाता है कि सैंधव क्षेत्र से इनकी संख्या या इस प्रकार के मृदभांडों की संख्या सर्वाधिक रही है। अर्थात सादे मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में पाए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो लाल मृदभांड है, लाल एवं काली रेखाओं से चित्रित मृदभांड परंपरा के जो मृदभांड हैं इनमें चित्र निर्माण के पूर्व इस प्रकार के मृदभांडों में चित्र निर्माण के पूर्व उन पर लाल रंग का एक लेप चढ़ाया जाता था और उसके बाद में उन पर काले रंग से रेखाएं खींची जाती थी और इस
प्रकार उनको काली रेखाओं से अलंकृत करने के बाद इन मृदभांडों को पूर्णता प्रदान की जाती थी। तो इन इस प्रकार के मृदभांडों पर पहले लाल रंग का लेप चढ़ाया जाता था। फिर उन पर काले रंग से रेखाएं खींची जाती थी। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि उनकी कला में थोड़ा सा चित्रण करने के साथ उनको एक सुंदर आकृति दी जा सके। खींची जाती थी। इस प्रकार के मृदभांडों में जो काले रंग की रेखाओं से खींचकर जो चित्रांकन किया जाता था, खींची जाती थी, तो उनमें उनके चित्रण का विषय जो होता था, तो इनका विषय क्या होता था, इन पर किए गए चित्रण का विषय, तो विषय यही 3 थे: ज्यामिति चित्रण, वनस्पति चित्रण और पशु पक्षी चित्रण। इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से लाल तथा काले रंग से अलंकृत मृदभांडों को और भी अलंकृत किया जाता था। तो हम यह देख पाते हैं कि इनका जो विषय रहा है, मूल विषय जो रहा है, वह अपने आप में एक महत्व को दर्शा देने वाला है, एक महत्व को अभिव्यक्त करता है। तो मृदभांड परंपरा के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार मृदभांड कला से भी पूर्ण परिचित था। और इन मृदभांडों की जो विशेषताएं रही हैं, उनमें हम यह देखते हैं कि हड़प्पा से प्राप्त मृदभांडों पर हमको लेख मिलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मृदभांडों पर लेख मिलते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मृदभांडों पर लेख नहीं मिलते हैं, किंतु मोहनजोदड़ो से कतिपय मृदभांडों पर, हड़प्पा से प्राप्त मृदभांडों पर लेख नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो से मिलने वाले मृदभांडों पर, कतिपय अर्थात कुछ मृदभांडों पर लेख अंकित है। ये इन मृदभांडों की एक मूलभूत विशेषता है कि हड़प्पा से मिलने वाले जो मृदभांड हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई लेखन नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कोई लीक नहीं मिलती है। परंतु इन मृदभांडों में जो मृदभांड उत्खनन के माध्यम से हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, उन मृदभांडों में सभी पर तो नहीं, लेकिन कुछ मृदभांडों पर, कतिपय मृदभांडों पर हमको लेख भी मिलते हैं। मृदभांडों की जो एक विशेषता और रही है, वह यह है दूसरी कि मृदभांड व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु भी थे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स में हम देखते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य में जब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो आयात और निर्यात की परंपरा यहाँ से थी, विदेशों को जिन चीज़ों का यहाँ से निर्यात किया जाता था, उनमें एक वस्तु मृदभांड भी थी। हड़प्पा के व्यापारी इन मृदभांडों को विदेशों तक ले जाकर उनको निर्यात करते थे। कृष्ण लोहित मृदभांड प्रारंभिक हड़प्पा युगीन मृदभांड माने जाते हैं। उनकी तीसरी
कि कृष्ण लोहित मृदभांड। प्रारंभिक हड़प्पा के स्वीकार किए जाते हैं परंतु उसके साथ ही क्योंकि इन्हीं को BRW कहा जाता है कि ब्लैक एंड रेड हेयर, इन्हीं को कृष्ण लोहित, इन्हीं को काले लाल और इन्हीं को BRW भी कहा जाता है। कृष्ण लोहित, इन्हीं को काले लाल मृदभांड कहा जाता है, इन्हीं को कृष्ण लोहित मृदभांड कहा जाता है, इन्हीं को BRW भी कहा जाता है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी इनको और मृदभांड परंपरा में कलाकार इतिहासकार इनको स्वीकार करते हैं। तो कृष्ण लोहित मृदभांड प्रारंभिक हड़प्पा के स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही गैरिक मृदभांड चौथा गैरिक मृदभांड परिपक्व हड़प्पाई चरण को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार इन मृदभांडों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की कला में एक नवीन कला का हम पटाक्षेप देखते हैं कि मृदभांडों के माध्यम से यहाँ का कलाकार दो तरह के मृदभांडों का निर्माण करता था। एक तो सादे मृदभांड थे और दूसरे लाल तथा काली रेखाओं से अलंकृत मृदभांड थे। सादे मृदभांड में जो मृदभांड आते थे तो इस परंपरा में चित्रित मृदभांड परंपरा ये जो मृदभांड है चित्रित मृदभांड परंपरा की पूर्ववर्ती मानी जाती है। जो चित्रित मृदभांड परंपरा जहाँ से शुरू होती है उसके पहले यही मृदभांड परंपरा रही। इनकी संख्या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक प्राप्त होती है। लाल तथा काली रेखाओं से अलंकृत मृदभांडों के विषय में यह देखा जाता है कि इस प्रकार के मृदभांडों पर पहले लाल रंग का लेप चढ़ाया जाता था, फिर उन पर काले रंग से रेखाएं खींची जाती थी जो चित्रों के निर्माण के लिए एक उपयुक्त साधन मानी जाती थी। और इनके द्वारा निर्धारित किए गए चित्रों का जो विषय होता था वो विषय होता था ज्यामिति चित्रण, वनस्पति चित्रण और पशु पक्षी चित्रण। इन चित्रों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार अपनी कला को एक नवीन दिशा दे पाने में सक्षम हो पाता था। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का यह पक्ष पूरा होता है। तो ये मृदभांड कला भी सभ्यता की पूर्ण होती है और इस कला के साथ शुरू होता है पक्ष तो एक नवीन कला हमको फिर दिखाई देती है और वह कला है यहाँ से मिलने वाली मोहरे भी वहाँ के कलाकारों के कला प्रदर्शन को अभिव्यक्त कर देती है कि वहाँ का कलाकार सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार अपने आप में एक नवीन कला से भी परिचित था। तो मोहर निर्माण कला के क्षेत्र में भी सैंधव सभ्यता में मोहर निर्माण कला मोहर को बेसिकली आप मुद्रा के रूप में न समझें, चूँकि वह विनिमय का माध्यम नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय ही था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ उसमें मोहर निर्माण की जो कला थी, मोहर एक पहचान के लिए थी। मोहरों का जो मतलब निकलता था वो सिर्फ और सिर्फ एक पहचान के लिए था कि किसी वस्तु पर लगाए गए साक्ष्य, लगाई गई मोहर उसकी अपनी पहचान को अभिव्यक्त करती थी। तो मोहर निर्माण कला के अंतर्गत हम देखते हैं कि व्यापारी
सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारी यहाँ की वस्तु को जब बाहर भेजता था तो उस पर एक मोहर, एक सील लगाई जाती थी और वो सील वस्तु को अभिव्यक्त करती थी कि क्या वस्तु यहाँ से जा रही। जब उसकी पैकिंग होती थी, उस पर सील लगाने के बाद में ये स्पष्ट कर दिया जाता था कि इस पैकिंग में कौन सी वस्तु रखी गई है और इस वस्तु को जाना कहाँ है, या दोनों बातें निर्धारित हो जाती थी उसकी मुहर से। तो इन मुहरों से, क्योंकि यहाँ की मोहरें, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता में और फारस की सभ्यता में भी मिलती है, और वहाँ की भी मोहरें हमें यहाँ मिलती हैं। यहाँ के उत्खनन में हमको, जैसे लोथल से हमको फारस की मोहर मिलती है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से हमको मेसोपोटामियाई मोहरों का मिलती है। तो इन मोहरों का यहाँ से वहाँ मिलना यह स्पष्ट कर देता है कि मोहरों का अपना एक विशेष महत्व था। सिंधु घाटी सभ्यता में इन मोहरों का अपना एक विशेष महत्व था और इन्हीं महत्व को वो अभिव्यक्त करती थी, दर्शाती थी कि उनका संबंध किस वस्तु से और किस स्थल के लिए है। यह बात इस मोहर से ही पता चल जाती थी। तो मोहर निर्माण के क्षेत्र में भी सिंधु घाटी सभ्यता का कलाकार एक अग्रणी भूमिका में था। तो मोहर निर्माण में हम देखते हैं कि मोहर निर्माण ये किससे जाते थे। तो मोहर निर्माण पदार्थ क्या था। मोहर निर्माण पदार्थ, ये मोहरें बनाई किससे जाती थी। इन मोहरों की महत्ता तो हम समझ सकते हैं। तो इन मोहरों के निर्माण की बात आती है तो मोहर सेलखड़ी, कांचली मिट्टी और चट के माध्यम से बनाई जाती थी। मोहरें जो प्राप्त होती हैं वो सेलखड़ी, कांचली मिट्टी, चट आदि पदार्थों के माध्यम से निर्मित की जाती थी। पदार्थों से निर्मित होती थी मोहर। सेलखड़ी की जो मोहरें हैं, सेलखड़ी की मोहरें, ये सेलखड़ी सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम नगरों के उत्खनन से हम देख पाते हैं कि जो मोहरें हमें प्राप्त होती हैं उन मोहरों में सर्वाधिक जो मोहरें मिली हैं वो मोहरें सेलखड़ी की सर्वाधिक प्राप्त होने वाली मोहरें हैं। सर्वाधिक मोहरें किसकी प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की प्राप्त होती है। सेलखड़ी से बनी हुई मोहरें सर्वाधिक संख्या में प्राप्त होती है। इन मोहरों का आकार क्या था तो यह भी आपको देख लेना है। आकार, इनका आकार कैसा है। मोहरों की मूलभूत उनका परिचय क्या था, मोहरों के निर्माण के पदार्थ क्या थे और मोहरों का आकार क्या था। तो आकार में ये वर्गाकार, आयताकार, अंडाकार, वृत्ताकार, बेलनाकार आदि इनके आकार कई प्रकार की होती हैं। इनके आकारों के कई प्रकार होते हैं, लेकिन वर्गाकार मोहर सिंधु घाटी सभ्यता में वर्गाकार मोहर सर्वाधिक मिलती है। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की प्राप्त होती है और सर्वाधिक वर्गाकार के आकार की मोहरें मिलती है। सर्वाधिक आकार
की प्राप्त मोहरें, सर्वाधिक आकार की प्राप्त। और इन वर्गाकार मोहरों का जो अनुपात होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, इन वर्गाकार मोहरों का जो अनुपात था वो 2.8 गुणित 2.8 सेंटीमीटर में था। अर्थात ये 2.8 सेंटीमीटर लंबी और 2.8 सेंटीमीटर चौड़ी, अर्थात एक वर्ग की आकृति, इनकी जो व्यास, इनका जो व्यास था वो 2.8 गुणित 2.8 सेंटीमीटर में थे इनका आकार। अर्थात ये आकार में देखते हैं कि आकार में मूलभूत इनका आकार, इन मोहरों का जो आकार है वो वर्गाकार मोहरें और आयताकार मोहरें में एक मूलभूत अंतर हमको और भी दिखाई देता है। और वह अंतर क्या है? इन वर्गाकार मोहर और आयताकार मोहर। वर्गाकार मोहर में ऊपर हमको, इस मोहर के ऊपर हमको सैंधव लीप मिलती है, सैंधव लीप, अर्थात यहाँ कुछ लिखा हुआ है। और इस बचे हुए एरिया में चित्र बने हुए हैं, चित्रांकन किया गया है, चित्रांकन मिलता है। तो वर्गाकार मोहर के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि लेख प्लस चित्र दोनों मिलते हैं, दोनों अंकित हैं। जबकि आयताकार मोहर में सिर्फ और सिर्फ चित्रांकन ही किया गया है, चित्रांकन ही किया गया है। इसमें लेख का अभाव है, लेख का अभाव है, सिर्फ चित्रांकन है, सिर्फ चित्रांकन ही किया गया है। तो इस प्रकार सैंधव लीप में हम जो देखते हैं, सैंधव मोहर निर्माण में देखते हैं कि सर्वाधिक मोहरें जो मिलती हैं वो मोहरें सेल खड़ी से निर्मित की गई हैं। और उनके आकार पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि इन मोहरों में सर्वाधिक आकार वर्गाकार मोहरों का है। और इन वर्गाकार मोहरों का जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर लंबा और 2.8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बिल्कुल बराबर है और इसी वजह से वो वर्गाकार कहलाती है। तो वर्गाकार मोहरें अपने आप में यह दर्शा देती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कला का मोहर निर्माण में बहुत कुछ पक्षों के साथ एक संतुलन अवस्था में एक संतुलन बनाने का पूरा प्रयास कर रहा था, जिसमें वह लगभग सफल भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन मोहरों पर जो अंकन मिलता है, अंकन क्या मिलता है? अंकन भी अपने आप में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन पर अंकन में क्या देखते हैं कि एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा, मानव। एक श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला बैल, हाथी, भैंसा, साथ ही मानव आदि का अंकन किया गया है, अंकन मिलता है। बार बार एक श्रृंगी पशु की बात आ रही है। एक श्रृंगी पशु किसे कहा जाता है? सभी परिचित होंगे कि
एक श्रृंगी पशु गैंडा को कहा जाता है। गैंडा को एक श्रृंगी पशु कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं, तो यह भी जान लेना आवश्यक है कि एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य हमको सैंधव स्थल आमरी से मिलते हैं। आमरी से गैंडा के साक्ष्य मिलते हैं। गैंडा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो गैंडा का साक्ष्य आमरी से मिलता है। तो इस तरह आप देखते हैं कि इनके अंकन में एक विशेष बात थी कि उस पर एक श्रृंगी पशु, ऊपर वाला बैल, हाथी, भैंसा, मानव आदि का अंकन इन मोहरों पर मिलता है। सर्वाधिक मोहर इनकी विशेषताओं के अंतर्गत हम देखते हैं तो सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिलती है, तो सर्वाधिक मोहरें सर्वाधिक संख्या में ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से मिलती है, जो जिनकी संख्या लगभग 500 स्वीकार की जाती है। 500 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम देखते हैं कि लोथल और देशनपुर से हमें तांबे की भी मोहरें मिलती हैं। हमें तांबे की मोहर प्राप्त होती है। तांबे की मोहरों की प्राप्ति का स्थान सिर्फ लोथल और देशनपुर है, जहाँ से तांबे की मोहरें मिलती है। यह महत्वपूर्ण बात परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संख्या में मोहरों पर सर्वाधिक संख्या में अंकन, अंकन एक श्रृंगी पशु का किया गया है। एक श्रृंगी पशु का अंकन एक श्रृंगी पशु का हुआ है, का मिलता है। सर्वाधिक संख्या में अंकन इसका मिलता है, तो एक श्रृंगी पशु का मिलता है। एक श्रृंगी पशु के अंकन के साथ ही मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से राजमुद्रांकित मोहर